लाल सोना यानी केसर। इसकी दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है ना, अंदर से उतने ही विरोधाभासों और रहस्यों से भरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम केसर के एक साधारण से खेत से लेकर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ने वाले इसके असर तक का पूरा सफर डिकोड करने वाले हैं। कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र और चिकित्सा जगत सब कुछ जुड़ेगा इस एक कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। $5,000 यानी करीब 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम। जरा सोचिए, ये कोई आम रसोई का मसाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। वजन के हिसाब से देखें तो ये पूरी धरती की सबसे महंगी कृषि उपज है। ये भारी भरकम कीमत ही इसे एक ऐसी ग्लोबल कमोडिटी बना देती है जिसका स्केल और जिसकी वैल्यू सच कहूं तो पूरी तरह से हैरान करने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक ऐसा फूल जो प्राकृतिक रूप से पूरी तरह बांझ है, जो मौसम की जरा सी मार नहीं झेल सकता, वो दुनिया का सबसे महंगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बन गया। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इसका जवाब छुपा है इस पौधे की बायोलॉजी में, इसकी जड़ों में। भाग 1, लाल सोने की बॉटनी यानी इसकी जैविक नाजुकता। असल में ये पौधा एक स्टेराइल ट्रिप्लॉइड है। आसान भाषा में कहें तो ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर ही नहीं सकता। इसके बीज कभी पनपते ही नहीं हैं। बायोलॉजिकल नजरिए से ये एक तरह का डेड एंड है। अगर इंसानों ने लगातार हर एक पौधे की क्लोनिंग नहीं की तो यकीन मानिए ये पूरी की पूरी प्रजाति कुछ ही समय में धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसका वजूद पूरी तरह से हम इंसानों के हस्तक्षेप पर निर्भर है। और इस मानवीय मेहनत का स्केल जरा इमेजिन कीजिए। सिर्फ 1 किलोग्राम, जी हाँ, सिर्फ 1 किलो सूखा केसर पाने के लिए करीब 1,50,000 अलग अलग फूलों को एक एक करके हाथों से चुनना पड़ता है। दुनिया की कोई भी एडवांस मशीन ये काम नहीं कर सकती। ये उपज शुद्ध रूप से 100% अथाह इंसानी श्रम का ही नतीजा है। और ये हार्वेस्टिंग का काम कोई आराम से नहीं होता। इसके खिलने का समय साल भर में सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का होता है। ये प्रोटोकॉल समय को लेकर इतना कड़ा है कि फूलों को सूरज निकलने से पहले बिल्कुल सुबह सुबह हाथों से तोड़ना होता है। क्यों? ताकि सूरज की तेज किरणें इसे खराब ना कर दें। फिर बड़ी ही नज़ाकत से इसके अंदर के 3 लाल धागों को निकाला जाता है और तुरंत कंट्रोल तापमान में सूखने के लिए रख दिया जाता है। जरा सी भी देरी हुई या तापमान बिगड़ा तो पूरी की पूरी कीमती फसल बर्बाद। भाग 2, ग्लोबल ट्रेड का विरोधाभास, भ्रम बनाम वास्तविकता। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करता है कि स्पेन के बाजार में असल में कैसा गणित चल रहा है। देखिए, स्पेन का अपना घरेलू केसर उत्पादन महज 1.5 टन है, लेकिन वो हर साल 190 टन तक केसर एक्सपोर्ट करता है। ये इतना बड़ा अंतर कैसे? हकीकत ये है कि ईरान या दूसरे देशों से सस्ते में आने वाले थोक केसर को स्पेनिश लेबल लगाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। ये तुलना इस पूरे व्यापार के स्ट्रक्चर को बिल्कुल साफ कर देती है। दुनिया की 90% से ज्यादा केसर सप्लाई ईरान के हाथ में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और वहां के स्थानीय हालात की वजह से उन्हें इसकी कीमत काफी कम मिलती है। दूसरी तरफ स्पेन एक हाई वैल्यू री एक्सपोर्टर की तरह काम करता है और भारी प्रीमियम मुनाफा कमाता है। ये एक बड़ा ही अजीब स्ट्रक्चरल विरोधाभास है, जहां खेतों में पसीना बहाने वाले मुख्य उत्पादकों तक वो बड़ा वाला रिटेल प्रॉफिट शायद ही कभी पहुंच पाता है। अब जाहिर है, जहां इतनी ज्यादा कीमत होगी वहां मिलावट का खतरा भी होगा। बाजार में रंगे हुए मकई के रेशे या ऐसी चीजों की मिलावट बहुत आम है। तो असली केसर को कैसे पहचानें? इसके लिए कुछ बड़े दिलचस्प पारंपरिक टेस्ट होते हैं। जैसे अगर आप असली केसर को गर्म पानी में डालेंगे तो वो तुरंत रंग नहीं छोड़ेगा, बल्कि धीरे धीरे अपना सुनहरा रंग बिखेरेगा। स्वाद की बात करें तो ये मीठा नहीं बल्कि हल्का कड़वा होता है। और रब टेस्ट में अगर इसे उंगलियों के बीच रगड़ा जाए तो असली केसर टूटता नहीं, वो लचीला रहता है और त्वचा पर एक गहरा पीला दाग छोड़ता है। भाग 3, इसकी छिपी हुई मानवीय कीमत यानी मजदूरों की असलियत। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि केसर से जो अथाह संपत्ति बनती है और जो लोग इसे असल में खेतों में उगाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ केसर बाजार में $5,000 प्रति किलो तक में बिक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और कश्मीर के खेतों में दिन रात एक करने वाले मजदूरों को दिन भर की इस कमरतोड़ मेहनत के बाद औसतन सिर्फ $5 मिलते हैं। यह वर्कफोर्स ज्यादातर महिलाओं की है जो इस पूरी सप्लाई चेन में गंभीर आर्थिक असुरक्षा का सामना करती हैं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसकी एक भारी शारीरिक कीमत भी चुकानी पड़ती है।
खेतों में लगातार कई घंटों तक एक ही अजीब पोस्चर में बैठे रहने से अक्सर क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके अलावा फूलों के सघन पराग और उड़ती धूल के बीच काम करने से सांस की गंभीर दिक्कतें होती हैं। हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के काम करने वाले इन किसान परिवारों को अत्यधिक और निरंतर शारीरिक थकान झेलनी पड़ती है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद केसर उद्योग ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार के बहुत महत्वपूर्ण मौके भी पैदा किए हैं। कई रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि केसर के उत्पादन की वजह से ग्रामीण महिलाओं को आय का एक स्वतंत्र स्रोत मिला है। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं और समाज में उन्हें एक स्वतंत्र आर्थिक पहचान मिली है। भाग 4, केसर और हमारी मानसिक सेहत, मिट्टी से लेकर दिमाग तक का सफर। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या रसोई में सिर्फ स्वाद और रंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई आम सा मसाला सच में आज की मॉडर्न एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को टक्कर दे सकता है? पहली बार सुनने में शायद किसी को भी अजीब लगे, लेकिन केसर के मेडिकल फायदों को लेकर जो लेटेस्ट क्लिनिकल डेटा सामने आ रहा है ना, वो बेहद ठोस और साइंस के नजरिए से बहुत ही उत्साहजनक है। आइए इसके पीछे की न्यूरोकेमिस्ट्री को थोड़ा डिकोड करते हैं। केसर के अंदर 3 मुख्य फाइटोकेमिकल्स यानी कंपाउंड्स होते हैं। पहला है क्रोसिन, जो इसे वो शानदार लाल पीला रंग देता है। दूसरा है सैफ्रोनाल, जिससे इसकी खास महक आती है। और तीसरा पिक्रोक्रोसिन, जो इसे कड़वापन देता है। अगर बिल्कुल आम भाषा में समझें तो ये कंपाउंड्स हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स को जल्दी नष्ट होने से रोकते हैं। ये रसायन दिमाग में लॉक हो जाते हैं, जिससे तनाव कम होता है और इंसान का मूड अपने आप बेहतर बना रहता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों से निकल कर आती है वो ये है कि रोजाना सिर्फ 30 मिलीग्राम स्टैंडर्ड केसर का अर्क फ्लूओक्सिटीन जैसी पारंपरिक एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के जितना ही असरदार साबित हुआ है। और सबसे बड़ा फर्क क्या है? जहां ट्रेडिशनल दवाओं के साथ अक्सर कॉग्निटिव समस्याएं या दूसरे साइड इफेक्ट्स का डर रहता है, वहीं केसर को इंसानी शरीर बहुत आसानी से और बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के टॉलरेट कर लेता है। भाग 5, केसर का भविष्य सुरक्षित करना, सिस्टमैटिक उपाय। जब हम इसके भविष्य की बात करते हैं तो ज़मीनी हकीकत में हमें विफलताएं और सफलताएं दोनों देखने को मिलती हैं। एक तरफ कश्मीर के खेतों में खराब पड़ी सिंचाई प्रणालियों की वजह से फसलें सूखे की मार झेलने को बेहद मजबूर हैं। ये बुनियादी ढांचे की एक बड़ी विफलता है। लेकिन दूसरी तरफ हार्वेस्टिंग के बाद की प्रोसेस में कमाल की सफलताएं भी मिली हैं। जैसे एक नई आध्यात्मिक वैक्यूम ड्राइंग टेक्निक ने केसर सुखाने की प्रक्रिया को कई दिनों से घटाकर महज 30 मिनट कर दिया है। इससे इसके बेहद सेंसिटिव औषधीय गुण एकदम सुरक्षित रहते हैं। इस पूरी सप्लाई चेन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब मान्यता प्राप्त लैब्स में इसकी केमिकल प्योरिटी की कड़ी टेस्टिंग होती है, एडवांस्ड वैक्यूम ड्राइंग का इस्तेमाल हो रहा है और सबसे जरूरी चीज QR कोड वाले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग्स जारी किए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं मिलकर न सिर्फ मिलावट को रोकती हैं बल्कि बिचौलियों को बाहर का रास्ता दिखाती हैं, ताकि असली किसानों को उनके खून पसीने की कमाई का पूरा और सही दाम मिल सके। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही बचता है, दुनिया के इस सबसे महंगे मसाले की असली कीमत आखिर क्या है? उन खेतों की तपती मिट्टी में पसीना बहाने वाले मजदूरों से लेकर हमारे दिमाग को सुकून देने वाले इसके औषधीय गुणों तक केसर की यह यात्रा आगे क्या मोड़ लेगी? अगली बार जब भी केसर का कोई छोटा सा लाल धागा आपके सामने आए तो उसके पीछे छिपे इस विज्ञान, उस अथाह मेहनत और अर्थशास्त्र की इस पूरी जटिल पहेली के बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।